नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमारे साथ अंकिता जी हैं, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। मैं आपका सवाल का जवाब दूँगा। अंकिता जी आपका सवाल पूछिए। तो सर ये क्या लॉन्ग टर्म चलेगा इतना कि हम कितने साल से सुन रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमी में कितना ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर-नीचे, तो हमारा साहब जी ने बोल दिया कि हम $5 ट्रिलियन होंगे 2 साल पहले। हम 5 ट्रिलियन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि रुपया का दाम गिर रहा है। इकोनॉमी इतना ग्रो नहीं हो रहा है। डॉलर के अगेंस्ट हमारा वैल्यू गिरता जा रहा है। अब तो 95 तक पहुँच गया है। करेक्ट। तो इकोनॉमी साइज भी डॉलर में मेजर होती है, तो इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सर जैसे आजकल ये आ रहा था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई की डायरेक्ट होल्डिंग है वो साल के साल में बहुत नीचे होती जा रही है और लोग शेयर्स के बदले आजकल अभी भी जब हम बोल रहे हैं कि आप मत इन्वेस्ट करिए या देख के इन्वेस्ट करिए तभी भी लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली प्रॉब्लम। लोग जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये वैल्यू नहीं पता रहा है क्या हो रहा है। करेक्ट। उनका 3 साल का रिटर्न्स नेगेटिव हो गया है, फिर भी लोग बिना सोचे समझे म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स इस मार्केट को इस लेवल में होल्ड कर रही है। जब एचएनए बेच रहा है, जो प्रमोटर बेच रहा है, जो रिटेल बेच रहा है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहा है, उसको आपका म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा है। करेक्ट। तो आपको सावधानी से रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता था, मैं अभी भी कहता हूँ, अगर आपने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसे लेके बॉन्ड पे डाल दो। अगर आपने बॉन्ड में डाला होता तो आपको 10% का रिटर्न मिल जाता। 3 साल करेक्ट। में 30% रिटर्न मिल जाता। आपके पास पैसा तेरे हाथ में आ जाता। लेकिन जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, वो 3 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है अभी तक। और आगे भी। आगे भी 2 साल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो महीशत है, इकोनॉमी है, उसमें हर दिन एक 1000 करोड़ की लॉस हो रही है, हर दिन। क्योंकि हमने ना टैक्स को बहुत कम किया, कुछ कम किया, बहुत कम नहीं किया, और पेट्रोल डीजल को चीप रेट में बेच रहे हैं। लेकिन सरकार प्राइस को इंक्रीज नहीं कर पा रही, इसीलिए है कि जब तेल का दाम $25 था, तब भी आप ₹100 में बेच रहे थे। तो आपने एक्सेस करेक्ट। प्रॉफिट को टैक्सेस से कंसीडर कर लिया, तो आपने हाँ। टैक्सेस बहुत लगा दिया। एक्चुअल आपको पेट्रोल ₹40 में बेचना था, आपने 40 प्लस ₹60 टैक्स लगा के ₹100 में बेचा। अब क्या हो गया, पेट वही रेट को जब 140 में बेचना है, तो लोग कहेंगे ना, जब $25 था तब आपने ₹100 में तभी। बेचा, अब तो कम रखो। करेक्ट। तो हर दिन एक्सचेकर का 1000 करोड़ का लॉस हो रही है। आज इकोनॉमिक टाइम्स में आया है, हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान है, हर दिन। सर जैसे एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि अभी हम बोल रहे थे कि कोरिया, ताइवान इन सब की कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही हैं, बहुत प्रॉफिट्स में हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि जो इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं वो भी बहुत ग्लोबली अपना एक्सपेंशन कर रही हैं। तो क्या इससे उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी और मे बी हमारा शेयर भारत में मार्केट ऐसा स्टेबल हो हो जाए। रहा है कि बहुत सारे लोग फॉरेन कंपनीज खरीद रहे हैं। हम्म। मेरे हिसाब से 2 ऐसा फॉरेन टेक ओवर सक्सेसफुल हुए हैं, बैलेंस इतना सक्सेसफुल नहीं है। टाटा ग्रुप ने वेरी सक्सेसफुली बहुत सारे कंपनीज खरीदे हैं और असीमुलेट भी किए हैं। इनमें से टाटा ने कोरस को खरीदा, वो प्रॉब्लम में चला गया। टाटा ने टेटली को खरीदा, वो अच्छा ठीक ठाक चल रही है। उसके बाद जेएलआर को खरीदा, वो ठीक ठाक चल रही है। उसके बाद उन्होंने टाइटन के रूप से डमास नाम का एक ज्वेलर को खरीदा, वो ठीक ठाक चल रही है। टाटा कमर्शियल व्हीकल ने पहले दवू को खरीदा, वो ठीक ठाक चल रही है। उसके बाद एक मैस बस मैन्युफैक्चरर को खरीदा, उसका नाम है मार्को पोलो, वो ठीक ठाक चल रही है। अब उन्होंने इवाको को खरीदा, ये भी ठीक ठाक चल रही है। तो ओके। टाटास ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स की। आदित्य बिरला ग्रुप ने एल्यूमिनियम में हम्म। नोवोलिस नाम का एक बड़ा कंपनी को खाया, ओके। वो ठीक ठाक चल रही है। ये दो बड़े कंपनीज ने एक्विजिशन बाहर की हैं, और जो कंपनीज हैं ये सब छोटे छोटे एक्विजिशन है, इतना बड़ा एक्विजिशन नहीं है।
सिर्फ ये 2 ग्रुप्स हैं जो बड़े फॉरेन ब्रांड्स को कंप्लीटली खरीद कर डाइजेस्ट भी कर ली है। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रुपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले, तो इसमें ये भी था कि आरबीआई का इंटरवेंशन हो रहा है तो या रुपी में आरबीआई भी कितना थोड़ा इंटरवीन स्टेबल हो कर जाए। सकती है? आरबीआई कितना तो इंटरवीन कर पहले क्यों नहीं कर रही हैं वो? आरबीआई क्यों आरबीआई नहीं इंटरवीन इंटरवेंशन करती से है प्रॉब्लम स्पेसिफिक? सॉल्व नहीं होगा ना। आपको डॉलर अर्न करना पड़ता है। जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अर्न्ड मनी नहीं है। वो कैसे आए आपने? आपने स्टॉक बेचा, एफआई ने इन्वेस्ट किया, सो फॉरेन इन्वेस्टर ने डॉलर अंदर लाया, रुपी में बदला, इंडियन स्टॉक्स खरीदा। जब वापस ले रहा है डॉलर वापस लेके जा रहा है। करेक्ट। तो आपने अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है तो आपको पैसा मिलेगा, जैसा चाइना कर रहा है। वो इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट और ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा। और पैसा कमाता है। हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं है ना। हम सिर्फ पीआर बिजनेस, पब्लिक रिलेशंस करते हैं। एक शेर को लाते हैं, बोलते हैं मेक इन इंडिया, और क्या मेक इन इंडिया हमने किया? काय का मेक इन इंडिया? सर अगर थोड़ा बैंक्स की बात करी जाए तो फेडरल बैंक भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के करीब 4.5 लाख क्रेडिट कार्ड्स खरीदने में आ रहा है, तो इससे क्या उसकी अर्निंग्स बढ़ने वाली ये हैं? बहुत अच्छा बैंक है ये बैंक एक छोटा सा केरल का बैंक था। ये पिछले 10 साल में उसका एक ब्रिलियंट मैनेजर आया था, श्याम श्रीनिवासन। उन्होंने इस बैंक को अच्छा खासा एक छोटा बैंक से इंडिया की नंबर 6th बैंक तक पहुंच गया। उस समय क्या होगा इस बैंक का, और लकी ये हो गया कि बॉम्बे में कोटक महिंद्रा नाम का एक बड़ा बैंक है। तो कोटक महिंद्रा का वन ऑफ दी स्टार्टिंग टीम में केवीएस मणियन थे। एक नाम था साउथ इंडियन केवीएस मणियन। तो उन्होंने केवीएस मणियन को एमडी नहीं बनाया, किसी बाहर के आदमी को लाया। केवीएस मणियन ने कोटक महिंद्रा छोड़कर एक छोटा सा बैंक, रिलेटिवली स्मॉलर बैंक, फेडरल बैंक में आए हैं और ये फेडरल बैंक को ग्रो कर रहे हैं। वो अपना पुराने बॉस को दिखा रहे हैं कि मैंने काम कर कर इस कितना कंपनी, ग्रोथ है उसमें। मैं कोतक को बड़ा बनाया, मेरा पास क्षमता है, मैं इसको भी बड़ा बना सकता हूँ। तो उन्हें इसमें वो दिखा रहे हैं अपने बॉस को। तो सर ये अपॉर्चुनिटी होगी लोगों के लिए या रिस्क होगा लोगों के लिए? अब थोड़ा एक्सपेंसिव है, अब भी आप कंसिडर कर सकते हैं। पिछले 2 साल से हमने इसको बहुत अक्यूमुलेट करके बैठे हैं। सर एक हमारी एक और ड्रग्स की कंपनी जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आजकल बहुत ही वेट लॉस ड्रग्स को रिव्यू कर रहा है, और जो हमारी इंडियन फार्मेसी कंपनीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेट लॉस ड्रग्स में अपने आप को क्या इंडल्ज कर रही क्या हैं। वेट लॉस ड्रग्स में क्या हो रहा है कि साइड इफेक्ट्स हो रही है। हम्म। इसको बिना मेडिकल सुपरविजन लोग खा रहे हैं। ले रहे, करेक्ट। खा रहे हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन में इसको खा रहे हैं। इससे साइड इफ़ेक्ट्स होता है। इस साइड इफ़ेक्ट्स को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और गवर्नमेंट दोनों जांच कर रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम है। अगर नोवो नॉर्डिस्क और एली लिली का जो जेनेरिक ब्रांड्स हैं, इसे प्रॉपर ठीक ठाक आप डॉक्टर सुपरविजन में लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कम खर्च करने के लिए किसी भी काउंटर ब्रांड ड्रग्स को खरीद के खा रहे हैं, वहाँ से साइड इफ़ेक्ट्स हो रही है। लोग क्योंकि इतना ज़्यादा ये सब दवाई ले रहे हैं, तो क्या इंडिया फार्मेसी कंपनीज की ग्रोथ बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है? इंडिया में दवा बेचने से कोई कंपनी बड़ा नहीं होगा। तो इंडिया इज़ दी फार्मा सप्लायर टू द वर्ल्ड। ओ। 40% जो दुनिया में ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं वो भारत से जा रही हैं। सो जो कंपनियां भारत में ड्रग्स बना के दूसरी देश में बेचते हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। हमने बहुत सारे को कंसिडर किए हैं। अभी भी आप जाइडस लाइफ साइंसेस, नाटको फार्मा, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हैं और सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हम डॉलर के लिए भूखे हैं। मैंने पिछले बार आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें डॉलर्स चाहिए। सो ये कंपनीज डॉलर्स ला रहे हैं और ये वैल्यूबल है। अगले हफ्ते के लिए आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे सर, जो इस समय कंडीशंस हैं? अभी आप सावधानी से काम लें, पैसा बॉन्ड में रखें, और जब जब गिरती है पैसा आप इस पटाखे लिस्ट से आप कंसिडर करें। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच सर। सर।
आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.boltahai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.boltahai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।